हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं भाई सभी? क्या हाल चाल है सभी के? जल्दी जल्दी से कर दो कमेंट, फटाफट से बता दो कैसे हैं सभी बच्चे। जल्दी से चलिए, जल्दी जल्दी से आ जाओ। नया टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम समझने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों को इस त्रिकोणमिति का बेसिक समझने में दिक्कत होता है। बेसिक से पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे कि जितने प्रकार के डाउट आपको आते हैं उस सभी डाउट्स को पहले से ही क्लियर करते चलूं, ताकि आपको किसी प्रकार के डाउट ना आए। बहुत अच्छी बात यह है यहाँ पर कि ये जितने भी मैं आपको लेक्चर कराने वाला हूँ, ये सारे लेक्चर्स में आपको केसी सिन्हा से जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सारे जो बोर्ड्स हैं केसी सिन्हा फॉलो करते हैं, काफ़ी सारे स्कूलों में केसी सिन्हा पढ़ाई जाती है, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही साथ केसी सिन्हा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जो बच्चे केसी सिन्हा फॉलो नहीं भी करते हैं बुक, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ताकि उनको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो बात करते हैं बच्चे त्रिकोणमिति के बारे में, और हम आज त्रिकोणमिति का परिचय देखने वाले हैं, बेसिक देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं? तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति या इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। करेक्ट, त्रिकोणमिति या इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या समझते हैं? अगर इसको आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो त्रिकोणमिति तीन कोणों का मापन, तीन कोणों के मापन से तात्पर्य होता है किसका? त्रिकोणमिति का। सेम टू सेम अगर मैं इंग्लिश वर्ड ट्रिग्नोमेट्री की भी बात करूं यहाँ पे, तो इसको ट्रीगोन मेट्रन, ठीक है, ट्रीगोन मेट्रन के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है तीन भुजाओं का मापन। ठीक है, तीन कोणों का मापन कह लो या तीन भुजाओं का मापन कह लो, तीन कोणों का मापन कह लो, तीन भुजाओं का मापन कर लो। ये जो दोनों बातें हैं वह एक ही चीज को हमें यहाँ पे बता रही है, जो कि है त्रिभुज। किन की बातें कर रही है बेटे? त्रिभुज की बात कर रही है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा त्रिभुज होता है, जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज में हमारे पास तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। क्या होता है भाई हमारे पास? बेटा तीन कोण होता है त्रिभुज में और तीन हमारे पास भुजाएं होती हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम क्या करते हैं? त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिभुज का, त्रिभुज के मापन करने वाले होते हैं। मतलब त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजाओं को ध्यान में रखकर जो मापन का कार्य यहाँ पे किया जाता है, यह विधि ही हमारा क्या है? कुल मिलाकर त्रिकोणमिति है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे त्रिकोणमिति का एक खास बात आपको बताऊं, ये किस स्पेसिफिक त्रिभुज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है समकोण त्रिभुज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्पेशली समकोण त्रिभुज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज का एक खास बात यह होता है कि एक भुजा दूसरे भुजा पर क्या होती है? लंबवत होती है। एक भुजा दूसरे भुजा पे लंबवत होती है, जिसके चलते हमको क्या प्राप्त होता है? समकोण प्राप्त होता है। एक भुजा जो है दूसरे भुजा पर लंबवत होती है, जिससे क्या प्राप्त होता है? हमें एक 90 अंश का कोण प्राप्त होता है, अर्थात समकोण प्राप्त होता है। ठीक है, अब यह जो समकोण मिला, इसके कारण हम इस त्रिभुज को, इसके कारण हम इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक समकोण मिल गया, इसलिए हमें इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आ रही है कि अगर मैं बिंदु सी को कोई एक बिंदु मान लूं, बिंदु सी को कोई एक बिंदु मान लूं, तो इस बिंदु के सापेक्ष
और अगर ए बी को मैं क्या मान लूँ, इस त्रिभुज की ऊंचाई, तो इसे मैं क्या कह दूंगा, इस बिंदु सी के सापेक्ष क्या कह दूंगा, ऊंचाई। और ए बी से सी बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, बी सी, तो ये क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। क्लियर। तो ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया दूरी। तो एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है, अगर मेरे पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, अगर मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, तो यहां से मुझे ऊंचाई भी दिखाई देगी त्रिभुज की, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस ऊंचाई को हम लंब भी कहते हैं। या और मुझे दूरी भी दिखाई देगी, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, इसी दूरी को हम आधार भी कहते हैं। और मैंने क्या कहा था, किसके सापेक्ष, बिंदु सी के सापेक्ष में यहाँ पे बात कर रहा था। किसके सापेक्ष में बोल रहा था, बिंदु सी के सापेक्ष बोल रहा था। तो मुझे एक बात समझ में आ रहा है, अगर कोई मेरे पास एक समकोण त्रिभुज होगा तो मेरे पास ऊंचाई होगा अर्थात मेरे पास लंब होगा, मेरे पास दूरी होगी अर्थात मेरे पास आधार होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दिया, ऊंचाई दिखाई दिया, दूरी दिखाई दिया। तो मुख्य रूप से हम त्रिकोणमिति द्वारा त्रिभुज की ऊंचाई और दूरी की ही बात करते हैं, और ऊंचाई दूरी ज्ञात होने पर हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको थोड़ा और इसको डिटेल में लेके जाता हूँ। थोड़े और डिटेल में जाके बात करें तो पुराने जमाने में होता क्या था, पुराने जमाने में अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सीढ़ी देख सकते हो, है ना, यहाँ पे आप सीढ़ी देख सकते हो। तो एग्जाम्पल के रूप में सीढ़ी में भी हमें एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये 90 अंश का कोण है। पुराने जमाने में अगर कोई वस्तु दूर में हमें दिखाई देती थी, जैसे कि मैं क्या किसकी बात करूं, जैसे कि मैं अगर तारे की दूरी, तारे की दूरी, ग्रहों की दूरी आदि अगर हमें देखना होता था, तो मान लो यहाँ पे तारे स्थित हैं, ग्रह स्थित हैं, मैं यहाँ पे कहीं हूँ, तो जो हमारे पुराने ज्योतिषी होते थे, जो हमारे पुराने खगोल शास्त्री होते थे, वो त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करके क्या करते थे, ऊंचाई और दूरी का एक सटीक अंदाजा लगा के, अंदाजा भी ऐसा नहीं, सटीक अंदाजा, मतलब लगभग हमें मान दे देते थे त्रिकोणमिति की सहायता से। यहाँ से दूरबीन से देखा, ये भाई दूरबीन से देखा, यहाँ से कुछ कैलकुलेशन किया, ऊंचाई और दूरी लगाया, ये देखो हमेशा क्या होगा, हमेशा आपको इस स्थिति में बेटा एक समकोण त्रिभुज मिलेगा। ये ग्रह को देखा, हमेशा क्या होगा, इस स्थिति में आपको एक समकोण त्रिभुज मिलेगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक ऊंचाई और एक दूरी का कुछ तो कैलकुलेशन जरूर मिलेगा। एक समकोण त्रिभुज हमें आपको देखने को यहाँ पे सदैव मिलेगा। और कहीं भी आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे जाए तो समझ जाओ भाई त्रिकोणमिति हम आसानी से वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है। चलो भाई थोड़ा से और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, थोड़ा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे आप स्थित हैं, इस बोट पे आप हैं, बढ़िया घूम रहे हो, है ना, और यहाँ पे आपका टावर एक खड़ा हुआ है। अब ये टावर क्या होता है भाई, समुद्र में जब हम जाते हैं तो छोटे छोटे टापुओं में छोटे छोटे टावर बना के रखे जाते हैं, ताकि इस टावर से जो आसपास में आने वाले जो नाव हैं उन्हें देखा जाए। आसपास में जो कौन सा नाव कहाँ से आ रहा है, स्थिति क्या है, उसकी दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ से ऑपरेट होता है। इस टावर से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं, इसको बोलते हैं प्रकाश गृह। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रकाश गृह या फिर लाइट हाउस। लाइट हाउस बोला तो सबको चमक गया, है ना, सबको पता होगा लाइट हाउस के बारे में। तो भाई यहाँ पे लाइट हाउस में कुछ बंदे होते हैं जो पूरा क्या करते हैं, समुद्र के चारों तरफ मुआयना करते रहते हैं। तो अगर कोई आपको कहे कि आप इस जहाज पे स्थित हैं, यहाँ पे खड़े होके अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइट हाउस की हाइट क्या होगी, तो कैसे निकालोगे। तो यहाँ से आपको फट से एक बात माइंड में आएगा कि भाई यहाँ से तो सर मुझे एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मैं इस तरह ही से देख रहा हूँ, ये मेरे पास लाइट हाउस सीधा लंबवत है जमीन से, और ये दूरी हो गया, तो सर ये मेरी दूरी हो गई,
ये लाइट हाउस की ऊंचाई होगी। तो सर यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ऊंचाई है मेरे पास, दूरी है, और ये सर मुझे एक क्या मिल रहा है, समकोण त्रिभुज मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या कर सकता हूँ सर, मैं यहाँ पे त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकता हूँ। त्रिकोणमिति का बहुत आसानी से क्या कर सकता हूँ कि की सहायता से कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लाइट हाउस की ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देखें। भाई यहाँ पे ये देखो आपका सैंडविच है। सैंडविच भी क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यह भी क्या है बेटा आपका, एक समकोण त्रिभुज है। इसका जो एक कोण है समकोण है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी कि कहीं भी मुझे अगर एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे, तो समकोण त्रिभुज दिखाई दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। त्रिकोणमिति का प्रयोग करके मैं, कहीं भी मुझे समकोण त्रिभुज दिखाई दे, तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ, जिसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, तो आपको चीजें और अच्छे से ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर मेरे पास एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है, ठीक है, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है। एक कोण बेटा अगर 90 अंश का होगा, और हम जानते हैं कि तीनों कोण क्या होते हैं बेटा, न्यून कोण होते हैं। हाँ सॉरी, तीनों कोण जो होते हैं हमारे पास, ए बी सी अगर कोण है, तो तीनों कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 180 अंश मिलता है। तीनों कोणों का योग 180 अंश मिलता है। बेटा अगर एक कोण 90 अंश का हो गया, जैसे हमारे पास कोण बी 90 अंश का हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, कोण ए और कोण सी मेरे पास बचा। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, ए और सी को अगर मैं जोड़ूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, 90 अंश मिलेगा। दोनों को जोड़ने पे 90 अंश मिलेगा। इससे एक बात तो साफ साफ हमको समझ में आता है कि ए और सी का जो मान है, ए और सी का मान जो है बेटा, कोण ए का जो मान है बेटा, वो सदैव 90 अंश से कम होने वाला है, और कोण सी का मान जो है बेटा, वो भी सदैव 90 अंश से कम होने वाला है। क्योंकि कोई भी एक कोण शून्य अंश का तो हो नहीं सकता। अगर कोई भी एक कोण शून्य अंश का हो जाए, तो हमें एक, जैसे मान लो कोण ए अगर शून्य अंश हो जाए, तो इसके थ्रू मैं कह सकता हूँ कोण सी 90 अंश का हो जाएगा। तो इसका मतलब तीन कोण तो मिले ही नहीं, और जब तक तीन कोण नहीं मिलेंगे तब तक वो त्रिकोण बनेगा नहीं, और जब तक त्रिकोण नहीं बनेगा इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। तो अगर हमें त्रिभुज चाहिए, तो ए या फिर सी शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब ए या फिर सी 90 नहीं हो सकता। तो क्या समझ में आया कि ए और, सॉरी ये सी है, बी नहीं सी है। ए और सी जो होगा, ए और सी जो होगा, वो सदैव बेटा 90 अंश से क्या होगा, कम होगा। ए और सी क्या होगा, सदैव 90 अंश से कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए और सी सदैव क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, क्या हो जाएगा भाई, न्यून कोण हो जाएगा। तो ए और सी, कोण ए व कोण सी, ये याद रखना सभी बच्चे, अच्छे से याद रखना, क्या होगा भाई, सदैव न्यून कोण यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। जहां पे कोण बी क्या होगा आपका, 90 अंश का कोण होगा। तो एक चीज हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि किसी भी समकोण में हमको एक कोण 90 अंश का अगर देखने को मिल रहा है, तो अन्य दो कोण क्या होंगे बेटा, न्यून कोण आपको सदैव देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, फंडा क्लियर। किसी को डाउट हो फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से बता देना। ठीक है, कमेंट का हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर कुछ भी डाउट है बिल्कुल हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे बच्चे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। ये आपका पहला मेन टॉपिक निकल के आता है। आपका पहला मेन टॉपिक निकल के आता है किसमें, त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति अनुपात से क्या समझते हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात को अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, त्रिभुज के इसको इस तरह लिख सकते हैं,
किसी न्यून कोण के सापेक्ष किसी न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या समझ में आया? किसी न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, किसी भी एक न्यून कोण के सापेक्ष हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात लिख के दिखा रहा हूँ, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया साइन ए लंब बटे कर्ण, कॉस ए आधार बटे कर्ण, टेन ए लंब बटे आधार। क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप? बहुत अच्छे से इसको अभी समझाने वाले हैं, टेंशन मत लो, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी ध्यान से देख लो, बहुत अच्छे से इसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका त्रिभुज एबीसी हो गया। तो बेटा कोण ए हमारे पास न्यून कोण है, कोण बी हमारे पास न्यून कोण है। कोण ए क्या है? न्यून कोण है। और कोण बी क्या है? ठीक है, कोण ए क्या है भैया आपके पास? न्यून कोण है। कोण बी क्या है आपके पास? वह भी न्यून कोण है। क्लियर है? कोण ए न्यून कोण है, कोण बी भी न्यून कोण है, और कोण सी आपका देखो यहाँ पे क्या है? 90 अंश का है। फंडा समझ में आ रहा है? ये दोनों न्यून कोण है। तो मैं अनुपात किसके सापेक्ष निकालूंगा? या तो न्यून कोण ए के सापेक्ष निकालूंगा, या तो न्यून कोण बी के सापेक्ष में निकालूंगा। ए के सापेक्ष या बी के सापेक्ष। अब देखो न्यून कोण अगर मैं ए की बात करूं, ठीक है, ठीक है, न्यून कोण अगर मैं ए की बात करूं, अब सिर्फ मैं ए की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ मैं बेटा ए की बात कर रहा हूं। तो ए मेरे पास न्यून कोण है, इसके सापेक्ष बेटा ए से सी तक की दूरी, बी से सी क्या है? ऊंचाई है। तो बेटा इसी ऊंचाई को ए के सापेक्ष जो है बी सी क्या है? ऊंचाई है। तो बेटा इसी ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? इसी ऊंचाई को बेटा हम कहते हैं लंब। इसी ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ए के सापेक्ष बीसी से दूरी एसी है। बेटा इसी दूरी को हम ए के सापेक्ष क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। बात समझ रहे हो? ए के सापेक्ष की बात कर रहा हूं। अब ए से डायरेक्ट बी तक की जो दूरी है, या मैं कहूं त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा है, उसको हम कहते हैं कर्ण। और दूसरे भाषा में ये भी कह सकता हूं कि जो बेटा आपका कर्ण होता है वह 90 अंश मतलब समकोण के क्या होता है बेटा? सम्मुख भुजा होता है, सामने वाला भुजा होता है। क्या होता है भाई? सम्मुख भुजा होता है, सामने वाला भुजा होता है। जल्दी से बताओ हाँ या ना। तो क्या क्या मिला मुझे? मुझे मिल गया सर लंब मिल गया, सर मुझे मिल गया आधार, और सर मुझे यहाँ पे मिल गया है कर्ण। ठीक है, तो एक बात मुझे समझ में आई कि मैं ऊंचाई और दूरी ना कह के, ऊंचाई नहीं कहूंगा मैं दूरी नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा? आधार कहूंगा और लंब कह दूंगा। क्या कहूंगा मैं इसे? ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा बेटा आधार। बात समझ रहे हो? और जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी कर्ण हो जाएगी। याद रखना, बार बार मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि किसके सापेक्ष ले रहे हैं भाई? ए के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। यहां से कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि भाई ए के सापेक्ष ले रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम कहते हैं
ए के सापेक्ष अगर मैं ले रहा हूं तो ए के सापेक्ष अगर मैं अनुपात लूं किसका किसका, लंब और कर्ण का। ए के सापेक्ष अगर अनुपात लूं मैं लंब और कर्ण का, तो लंब बटे कर्ण, इसे हम दर्शाते हैं किससे, साइन ए से। इसको लिखते कैसे हैं, इसका स्पेलिंग क्या है, SINE, ये हमारे पास साइन है। लेकिन इसको डायरेक्टली जब लिखते हैं तो इसको हम इस तरह से SINA लिखते हैं, साइन ए। ए फॉर एंगल, कौन सा, ए वाला एंगल, मतलब न्यून कोण। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, साइन ए। ठीक है। इसी प्रकार ये हमारे पास cos A लिखा है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कोसाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कोसाइन पढ़ते हैं। इसी प्रकार ये जो हमारे पास बेटा tan है, इसको क्या पढ़ते हैं, टेंजेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई से, टेंजेंट पढ़ते हैं। तो बेटा लंब बटे कर्ण का जो अनुपात है वो साइन ए कहलाएगा, किसके सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष। आधार बटे कर्ण का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, कॉस ए कहलाएगा, किसके सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष। और लंब बटे आधार का जो बेटा अनुपात है वो क्या कहलाएगा, टेन ए कहलाएगा, किसके सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष। याद रखो, लंब बटे कर्ण साइन ए, आधार बटे कर्ण कॉस ए, लंब बटे आधार टेन ए। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सभी बच्चों को। ठीक है, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं इसे। ये ए बी सी, ये बेटा 90 अंश है। और ए के सापेक्ष अगर मैं लूं, साइन ए अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या कहते हैं इसे हम, लंब बटे कर्ण। कॉस ए अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा इसे मैं, आधार बटे कर्ण। और टेन ए अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं लंब बटे आधार। ठीक है, ओके। चलो एक इसी से थोड़ा सा फंडा निकालते हैं। सर लंब बटे कर्ण मैंने लिखा है, क्या मैं इसी को पलट सकता हूँ, क्या इसी अनुपात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, कर्ण बटे लंब। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक बटे साइन ए हो गया। बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर है सबको। लंब बटे कर्ण को मैं साइन ए लिख रहा हूं तो कर्ण बटे लंब को एक बटे साइन ए लिखूंगा, तो सिंपल फंडा है। एक बटे साइन ए है, इसी को हम दर्शाते हैं किसके द्वारा, कोसेक ए द्वारा। या कर्ण बटे लंब जो है इसको हम दर्शाते हैं कोसेक ए द्वारा। इसी प्रकार जैसे कि आधार बटे कर्ण होता है, वैसे ही कर्ण बटे आधार भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कर्ण बटे आधार भी हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए, एक बटे कॉस ए। तो सर इसी को हम लिख सकते हैं सेक ए। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसी प्रकार आधार बटे लंब भी तो लिख सकते हैं क्या सर, आधार बटे लंब भी लिख सकते हैं। आधार बटे लंब को हम एक बटे टेन ए लिख सकते हैं, और एक बटे टेन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। तो हमें तीन और नए प्रकार के अनुपात मिल गए। कौन कौन से अनुपात, कि कर्ण बटे लंब कोसेक ए, कर्ण बटे आधार सेक ए, और आधार बटे लंब कॉट ए। साथ ही साथ हमें साइन कॉस में देखो रिलेशन मिला, कि एक बटे साइन कॉस ए हो जाएगा, एक बटे कॉस सेक ए हो जाएगा, एक बटे टेन ए कॉट ए हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि एक बटे कोसेक ए, या मैं वहां पे आपको डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक बटे कोसेक ए किसके बराबर, साइन ए के बराबर, एक बटे सेक ए किसके बराबर, कॉस ए के बराबर, और एक बटे कॉट ए किसके बराबर, टेन ए के बराबर। तो सर क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि साइन ए और कोसे के आपस में क्या है, व्युत्क्रम है। कॉस ए और से के आपस में क्या है, व्युत्क्रम है। टेन ए और कॉट ए आपस में क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है।
और साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ये सभी क्या हैं? अनुपात हैं। तो ये एक पॉइंट याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये कुछ नहीं है, क्या है? अनुपात है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये सभी क्या है भाई? ये सभी बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये सभी आप लोग को अच्छे से क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सभी कुछ नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। सिंपल सा त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या कर रहे हैं? भुजाओं को हम अनुपात में लिख रहे हैं। अगर मैं ए के सापेक्ष कह रहा हूं तो बेटा ये क्या है? मेरा लंब है। ये क्या है? मेरा आधार है। तो न्यून कोण ए के नीचे जो हमारे सामने भुजा दिखेगा वो आधार है, सामने जो भुजा दिखेगा बेटा वो लंब है, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या है? कर्ण है। सिंपल फंडा। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। क्लियर है क्या सबको? यहाँ तक किसी भी डाउट, किसी भी परेशानी में आप अपना क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी ट्रायंगल को लेके मैं बड़ा नया सा फंडा बताता हूँ आपको, जो आपको लगेगा एकदम ही पुराना। कैसे सर? देखो अभी ध्यान से देखो। तो अभी हमने जैसे कि देखा, ए के सापेक्ष अगर मैं ले रहा था ये आधार, ये लंब और ये कर्ण था। अगर मैं सी के सापेक्ष लूं, सी के सापेक्ष अगर मैं लूं तो सी के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा। सी के नीचे ये जो भुजा होगा ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन लंब दिख रहा है, कौन आधार दिख रहा है। आप किसके सापेक्ष ले रहे हो, किस कोण के सापेक्ष ले रहे हो, सारी चीजें यही से फर्क पड़ती है, इसी चीज से फर्क पड़ता है। बात समझ रहे हो? इस चीज से फर्क पड़ता है कि किसके सापेक्ष ले रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये है, किसके सापेक्ष ले रहे हो। सी के सापेक्ष लिया तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब अगर मैं आपको पूछूं कि सर साइन सी लिख के बताओ, क्या लिखोगे? ये तो वही का वही रहेगा, लंब बटे कर्ण ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। कॉस सी अगर आप कहोगे, क्या कहोगे? आधार बटे कर्ण कहोगे। टेन सी आप कहोगे, क्या कहोगे? लंब बटे आधार कहोगे। ठीक है, अब पिछले चलते हैं फिर से। देखो साइन ए मैंने क्या लिखा था? लंब बटे कर्ण। लंब क्या था मेरे पास? बीसी था। कर्ण मेरे पास क्या था? एसी था। कॉस ए मैंने क्या लिखा था? आधार बटे कर्ण। आधार क्या था मेरे पास? ए बी था। और कर्ण मेरे पास क्या था? एसी था। लंब क्या था मेरे पास? देखो बीसी था। आधार मेरे पास ए बी था, तो बीसी बटे ए बी ये आया। अब साइन देखो सी के सापेक्ष ले रहे हैं, तो लंब अब देखो क्या है? ए बी है। लेकिन कर्ण सर देखो हर बार सेम निकल के आएगा। आधार देखो क्या है? बीसी है। लेकिन कर्ण तो वही का वही है, लंब ए बी और आधार बीसी। क्या समझ में आया? कि यहां से मैं देख सकता हूं कि जब मैं कोण ए ले रहा था तो ए के सापेक्ष मेरा जो लंब और आधार है वो चेंज हो गया। जब मैं सी ले रहा हूं तो जब चेंज हो गया। लेकिन ए लो चाहे सी लो, आपका कर्ण हमेशा वही रहेगा। देखो कर्ण कभी नहीं चेंज होने वाला भाई साहब, इस बात को समझ के चलो। ठीक है, दूसरी चीजें, एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, दूसरा एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ध्यान से देखने पे एक चीज समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं साइन सी बटे में कॉस सी कर दूं, इसका मतलब ए बी बटे में ए सी पूरे के बटे में बी सी बटे में ए सी कर दूं, तो मुझे एक चीज समझ में आता है
कि AC से AC कैंसल आउट होगा और मुझे मिल जाएगा AB बटे BC। मिल रहा है AB बटे BC। और AB बटे BC तो सर ये देख रखा है 10C के बराबर है, बिल्कुल। तो ये बराबर हो जाएगा 10C के। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो इसका मतलब एक चीज समझ में आता है कि किसी भी एंगल के साथ, किसी भी एंगल के साथ अगर मैं 10 लूं, मतलब मालूम है थीटा एंगल है, 10 थीटा लूं, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर आएगा। ये मेरा एक रिलेशन आ गया साइन कॉस और टेन का। समझ आ रहा है? थोड़ी देर पहले हमने देख रखा है कि टेन और कॉट आपस में क्या है, व्युत्क्रम है। टेन और कॉट क्या है, आपस में व्युत्क्रम है। तो इसका मतलब ये है कि कॉट थीटा अगर मैं लिखूं तो बराबर किसके आ जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के। तो ये आ गया आपका साइन कॉस और कॉट के बीच में रिलेशन। इसको भी याद रखना है, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस, और इसको भी याद रखना है कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन। सिंपल फंडा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, या क्लियर है क्या? ठीक है। टेन बराबर क्या बताया मैंने, साइन बटे कॉस, और कॉट बराबर क्या बताया मैंने, कॉस बटे साइन। ठीक है। आई होप यहाँ से किसी भी प्रकार का दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ भी नहीं होगा आपको। ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बता दी, जैसे कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, टेन का व्युत्क्रम कॉट। साइन और कॉस का अनुपात टेन थीटा देता है, कॉस और साइन का अनुपात कॉट थीटा देता है। छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। एक नोट भी कराया था मैं आपको कि भाई आपका साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सारी चीजें जो है कुछ नहीं है बेटा, अनुपात है। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीजें एक और बताई थी मैंने आपको कि आप लंब या आधार जो भी चूज करोगे वो किसके अकॉर्डिंग होगा, किसके सापेक्ष होगा, वो होगा आपके न्यून कोण के सापेक्ष। कि आप न्यून कोण कौन सा ले रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, आगे आप खुद से क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है। यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश का है, कोण बी है 90 अंश, करेक्ट। कोण बी है 90 अंश, कोण ए हो गया, ये कोण सी हो गया, ए बी सी त्रिभुज बन गया। सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए। ए बी बोला है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ए बी हो गया। बी सी बोला 4 सेंटीमीटर। और अभी आपको ए सी का मान दिया है क्या, नहीं दिया है सर। तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, 10C और 10A के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके एक चीज समझो, ए के सापेक्ष अगर मैं देखूं तो ये सामने वाला जो है वो सर लंब है। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि जो मेरा लंब है वो है BC, और BC का मान मुझे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। नीचे वाला जो होगा वो आधार होगा। तो आधार मेरा यहाँ पे क्या है, देखो ए के सापेक्ष बोल रहा हूँ ना मैं, सिर्फ ए के सापेक्ष बोल रहा हूँ। आधार मेरा ए बी है जो कि दिया है 3 सेंटीमीटर। किसके सापेक्ष बोला मैंने, कोण ए के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष। ठीक है। चलो भाई एक और मैं ट्रायंगल बनाता हूं, कोण सी, कोण बी, कोण ए। कोण बी बेटा 90 अंश का है। सी के सापेक्ष अगर मैं देखूं तो ये सामने वाला जो भुजा है वो हो जाएगा लंब, नीचे वाला मतलब इसके जो साथ लगा वाला भुजा है वो है आधार। ठीक है। तो यहां से मैं देख सकता हूं ए बी का मान मेरा 3 सेंटीमीटर है, BC का मान मेरा 4 सेंटीमीटर है। तो जो मेरा लंब है, लंब जो मेरा है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है।
और लंब यहाँ पर ए बी है जो कि है 3 सेंटीमीटर। और जो मेरा आधार दिखाई दे रहा है वो क्या है, मेरा बीसी है जो कि है 4 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, सही है। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, किसके सापेक्ष ले रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो देखो इसको हम ले रहे हैं कोण सी के सापेक्ष, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं कोण सी के सापेक्ष। चलो बढ़िया। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि टेन थीटा मतलब थीटा कोई भी न्यून कोण हो सकता है। तो किसी भी न्यून कोण के लिए लंब बटे आधार बेटा आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर है बेटा, किसी भी न्यून कोण थीटा के सापेक्ष आपको जो अनुपात है लंब बटे आधार वो कहलाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। तो यहां से हम लिखेंगे टेन ए, क्या लिखेंगे, टेन ए। टेन ए बराबर में क्या लिखूंगा, लंब बटे आधार। सर हमें करने की जरूरत नहीं है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, प्रश्न में नहीं दिया और जरूरत भी नहीं है क्योंकि टेन की बात कर रहे हैं। लंब मेरे पास दिया है बीसी और आधार मेरे पास दिया है ए बी। क्या दिया है, लंब मेरे पास बीसी और आधार ए बी, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो यहां से टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, बीसी का मान बेटा 4 सेंटीमीटर है और ए बी का मान 3 सेंटीमीटर है। तो क्या यही मेरा आंसर है। टेन ए बराबर देखो 4/3, दूसरा वाला मैंने पहले सॉल्व करके दिखा दिया। टेन ए बराबर क्या आ गया, 4/3 आ गया, करेक्ट। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं टेन सी का, तो टेन सी भी बेटा लिखेंगे क्या, लंब बटे आधार। ठीक है, तो बेटा सी के सापेक्ष लंब कौन है, ए बी है और आधार कौन है, बी सी है। क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन सी बराबर ए बी का मान 3 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 4 सेंटीमीटर है। टेन सी बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। बोलो हाँ या ना, टेन सी का वैल्यू 3/4 और टेन ए का वैल्यू 4/3 हमारे पास आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो बेटा ये जो हमारे पास पहला वाला है, पहला वाला है ये हमारे पास आ गया, टेन सी बराबर 3/4 और टेन ए बराबर 4/3। आंसर आ गए दोनों, बहुत इजी थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं था, कोई समस्या। ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई, बढ़ते हैं। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप सभी करके आओ, ये आपका होमवर्क है। कल ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सभी बेटा केसी सिन्हा से उठाए गए क्वेश्चन है। ठीक है, केसी सिन्हा से उठाए हुए क्वेश्चन है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे क्वेश्चन से आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन है, आपको ए बी बी सी और ए सी का मान दिया हुआ है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्लास में बेटा यही मैं आपको कराने वाला हूँ, तो इसके लिए रेडी रहना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।